नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सोनपुर कस्बा और वहाँ की एक पुरानी हवेली। जानकारी का सोर्स है एक नोटबुक जिसमें पत्रकार मयंक सिंह के एक अनुभव का जिक्र है और कहानी का नाम तुम अकेले हो ना। सोनपुर की वो हवेली, कहते हैं आज भी लोग उसके बारे में फुसफुसाते हैं। कहानी शुरू होती है एक शाम से। मयंक के फोन पर एक कॉल आती है, कोई अनजाना नंबर, और दूसरी तरफ से एक धीमी बिल्कुल ठंडी सी आवाज पूछती है, मयंक तुम अकेले हो ना। आवाज जैसे जानी पहचानी भी लगे पर है नहीं, जैसे कोई रूर। मयंक पूछता है कौन, पर कोई जवाब नहीं, बस खामोशी। और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसी कहानियों में, खासकर पुरानी जगहों से जुड़ी कहानियों में, ये होता है कि वहाँ की जो लोकल बातें होती हैं, किंवदंतियाँ और लोगों के अपने डर या कभी कभी उनका कोई बीता हुआ कल, वो सब घुल मिल जाता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नोटबुक एक पत्रकार के नजरिए से क्या बताती है। वो इन अनुभवों को कैसे देखता है, कैसे दर्ज करता है। सिर्फ एक भूत की कहानी या कुछ और भी है इसमें? हाँ बिल्कुल। तो ठीक अगले दिन ही मयंक को उसी सोनपुर की वीरान हवेली के बारे में और पता चलता है। शहर में बातें तो पहले से ही थी, जैसे कि रात में वहां अजीब रोशनी दिखती है या फिर बिना हवा के पेड़ हिलते हैं। और सबसे आम बात कि वहां एक रूह रहती है जिसने वहीं दम तोड़ा था। और शायद यही वो हवेली थी जिसके बारे में मयंक को एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था अंदर से। तो फिर वो अपनी छोटी सी टीम के साथ रात के अंधेरे में उस हवेली पहुंचता है। नोटबुक में उस माहौल का जिक्र है। टूटी हुई लकड़ी की खिड़कियां रात की हवा में जैसे आवाज कर रही थी। दीवारों पर धूल, जाले, मोटी परतें, एक टूटी सीढ़ी पता नहीं कहां जाती हुई। सब कुछ ऐसा जैसे मानो वक्त वहां आकर रुक गया हो, किसी पुराने गहरे इंतजार में ठहरा हुआ। वीरानगी थी और एक अजीब सा ठहराव। हाँ, ये माहौल का वर्णन जांच शुरू होने से पहले ये बहुत कुछ कह देता है। ऐसी वीरान जगह जिनका कोई ऐसा इतिहास हो, वो सिर्फ बाहर से नहीं डराती, उनका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। मन जो है वो खाली जगहों को अपने डर और कल्पनाओं से भरने लगता है। तो यहाँ जिज्ञासा भी है और अनजाने का डर भी, और यही दोनों चीजें शायद उन्हें आगे बढ़ने पर भी मजबूर करती हैं और शायद पीछे हटने पर भी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही टीम ने अंदर कदम रखा, कैमरा चालू किया, नोटबुक में लिखा है, कमरे में अचानक एक ठंडी लहर सी दौड़ गई, जैसे टेम्परेचर एकदम से गिर गया हो। इतना ही नहीं, दीवार पर एक पेड़ की घनी छाया पड़ रही थी। वो अचानक हिली, अपनी जगह से अलग होकर हवा में तैरती सी लगी। ये देखकर टीम का एक सदस्य धीरे से बोला, यहाँ कुछ है। अब ये वहम था या कुछ और, क्योंकि इसके फौरन बाद एक और अजीब बात हुई। एक भारी सा लकड़ी का दरवाजा था जो पहले बिल्कुल बंद था, वो धीरे धीरे बिना किसी आवाज के अपने आप खुलने लगा, एकदम खामोशी से, जैसे कोई उसे खोल रहा हो। पर कोई था नहीं, हवा भी बिल्कुल रुकी हुई थी। लेकिन फिर भी नोटबुक कहती है किसी की मौजूदगी का एहसास वो इतना साफ था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। तापमान का गिरना, चीजों का हिलना, किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस करना, ये सब तो असाधारण घटनाओं के वर्णन में अक्सर मिलते हैं। ये क्लासिक एलिमेंट्स है। लेकिन यहाँ ये सोचना भी जरूरी है कि क्या इनका कोई और लॉजिकल स्पष्टीकरण हो सकता है। जैसे पुरानी इमारतों में एयर प्रेशर बदलने से दरवाजे हिल सकते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप्स हो सकते हैं, परछाई का हिलना शायद लाइट के एंगल से। लेकिन हाँ, जब ये सब एक साथ होता है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। डर और उम्मीद के बीच दिमाग पैटर्न ढूंढने लगता है। सही है। ये देखना अहम है कि टीम ने इसे कैसे दर्ज किया, सिर्फ एक अनुभव की तरह या वो किसी ठोस सबूत की तलाश में थे। बिल्कुल। इसी उधेड़बुन में वो और अंदर गए खोजबीन करते हुए। हवेली के एक कमरे में फर्श पर धूल के बीच उन्हें एक पुराना गला हुआ सा बस्ता मिला। उस पर फीके अक्षरों में कुछ लिखा था, बड़ी मुश्किल से पढ़ा गया। माँ का इंतजार। ये शब्द अपने आप में कहानी कह रहे थे। किसका इंतजार? कौन माँ? मयंक ने जब वो बस्ता खोला तो अंदर से एक और भी पुरानी, बिल्कुल जर्जर हालत में एक डायरी निकली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लिखावट धुंधली थी। लेकिन जब मयंक ने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, मैं इंतजार करती हूँ
हर रात की तरह। रात आती है, वो आता है, हवा सर्द हो जाती है और मैं फिर पूछती हूँ, तुम आओगे ना? मयंक, तुम अकेले हो ना? सोचिए, ठीक वही शब्द, वही सवाल जो मयंक ने एक रात पहले उस अजीब फोन कॉल पर सुने थे। अब वही सवाल जैसे किसी की बरसों पुरानी पुकार बनकर इस डायरी के पन्नों पर लिखा मिला। ये महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। ये कनेक्शन बहुत बहुत ज्यादा सीधा और डरावना था। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये वाकई कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। डायरी का मिलना और उसमें ठीक उसी सवाल का होना, ये घटना को एकदम पर्सनल बना देता है मयंक के लिए। अब ये सिर्फ एक पुरानी हॉन्टेड हवेली की जांच नहीं रह गई। ये मयंक और उस हवेली के बीच, या शायद हवेली में मौजूद किसी रहस्य के बीच एक गहरा, अनकहा और शायद पुराना रिश्ता जोड़ता है। और वो माँ का इंतजार लिखा होना बस्ते पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी के खो जाने, किसी के लौटने की उम्मीद या शायद किसी अधूरे वादे की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। अब मयंक और टीम के पास सिर्फ एहसास नहीं थे, एक ठोस, चौंकाने वाली कड़ी थी। तो मयंक ने थोड़ी हिम्मत करके अपना ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया और सीधे उस खाली कमरे में सवाल पूछा, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। कौन हो तुम? बताओ तुम क्या चाहती हो? पहले तो गहरा सन्नाटा, नोटबुक में लिखा है, हवा भी जैसे रुक सी गई थी। फिर रिकॉर्डर में एक धीमी, ठंडी सांस की आवाज रिकॉर्ड हुई और उसके बाद एक टूटा हुआ सा शब्द सुनाई दिया, साथ। बस एक शब्द, साथ। मयंक ने थोड़ी कांपती आवाज में फिर पूछा, किसके साथ? इस बार जवाब एक फुसफुसाहट में आया, बहुत मुश्किल से सुनाई दिया, वापस आओ। और इसके ठीक बाद, जैसे कोई नाराज हो गया हो, अचानक रिकॉर्डर बंद हो गया अपने आप। हवेली की जो टिमटिमाती हुई लाइट थी वो भी पूरी तरह चली गई, एकदम अंधेरा। और कहीं दूर से जंजीरों के घिसटने और खड़कने जैसी आवाजें आने लगी। माहौल एकदम से भयानक और खतरनाक हो गया। यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना यानी EVP की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ऐसी आवाजें रिकॉर्ड होना जिनका कोई साफ सोर्स न हो। असाधारण जांच में ये कॉमन तरीका है, लेकिन इनकी व्याख्या करना, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अक्सर बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोवर्शियल भी। साथ और वापस आओ जैसे शब्द, ये बहुत अस्पष्ट हैं। इनका क्या मतलब निकालें? क्या ये मदद की पुकार है, कोई धमकी है, या सिर्फ किसी गहरी उदासी या बीती याद की गूंज? इनकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं जो रहस्य को सुलझाने के बजाय और गहरा कर देती हैं। और ये जो तकनीकी चीजों का बंद होना है, रिकॉर्डर का बंद होना, लाइट का जाना, ये भी ऐसी जांचों में अक्सर रिपोर्ट किया जाता है। अब ये किसी बाहरी प्रभाव से है या सिर्फ पुराने उपकरणों की खराबी या माहौल का तनाव, कहना मुश्किल है। पर क्या ये सिर्फ अस्पष्ट शब्द थे या कुछ और था? क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने टीम को भागने पर मजबूर कर दिया। हवेली में घना बोझिल अंधेरा छा गया। नोटबुक कहती है कि सीढ़ियां वो ऐसी लग रही थीं जैसे हवा में झूल रही हों, उनका कोई बेस ही ना हो। और दूर से, जैसे किसी बंद कमरे से, एक धीमी उदासी लोरी जैसी धुन गूंजने लगी। वही दो शब्द दोहराती हुई, लौट आओ, लौट आओ। आवाज में इतनी कसक थी कि डर के मारे खून जम जाए। माहौल अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। टीम ने फैसला किया कि यहां रुकना मतलब जान जोखिम में डालना है। वो किसी तरह टकराते भागते उस भयानक माहौल से बाहर निकले। जब वो हवेली के टूटे गेट से बाहर भागकर सड़क पर आए, तब जाकर सांस में सांस आई। सुबह की पहली हल्की किरणें हवेली पर पड़ रही थीं, जैसे रात के साये को धीरे धीरे हटा रही हों। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाहर आकर जब टीम थोड़ी संभली तो मयंक ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी घटना को एक नया मोड़ दे दिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं वादा निभा नहीं पाया। ये कौन सा वादा था? किसका वादा? इसका जिक्र पहले क्यों नहीं आया? और तभी फिर पलायन, डर अपनी सीमा पर है और टीम का निकलना ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन मयंक का ये अचानक कहना, मैं वादा निभा नहीं पाया, और डायरी का वो आखिरी संदेश, जब तुम लौट आओगे हम साथ होंगे, ये पूरी कहानी को भूत प्रेत के दायरे से निकालकर मानवीय रिश्तों, वादों के बोझ, अधूरेपन और शायद अपराध बोध की तरफ मोड़ देता है। अब ऐसा लगने लगता है कि यह शायद किसी भटकती रूह की कहानी कम और किसी गहरे भावनात्मक बोझ और अधूरे वादे की कहानी ज्यादा है। वो हवेली, उसकी आवाजें, उसका माहौल, सब शायद उसी अधूरे वादे के प्रतीक बन जाते हैं। हाँ, और कहानी का अंत भी इसी तरफ इशारा करता है, एक ठंडे एहसास के साथ
जैसे ही मयंक हवेली से कुछ दूर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, उसके फोन पर एक मैसेज टोन बजती है, एक अनजाने नंबर से टेक्स्ट मैसेज, और उसमें सिर्फ वही 3 शब्द लिखे थे, मयंक तुम अकेले हो ना। तब मयंक को शायद सब कुछ समझ आ गया। नोटबुक के आखिर में लिखा है, उसे एहसास हुआ कि ये डर किसी बाहरी आत्मा का नहीं था, बल्कि उसके अपने अंदर के एक अधूरे वादे का था, एक बोझ का था जिसे वो शायद सालों से ढो रहा था। शायद उस हवेली में आज भी कोई है जो इंतजार कर रहा है, किसी आत्मा का साया नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक सवाल, बस यही पूछने के लिए। ये कहानी को एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर ले आता है जी। यहाँ भूत या हॉन्टिंग अब कोई बाहरी अलौकिक शक्ति नहीं रह जाती, बल्कि वो एक अंदरूनी कश्मकश, एक गहरा अपराध बोध, एक तोड़ा हुआ वादा या एक अधूरे रिश्ते का प्रतीक बन जाती है। वो हवेली उसका मैनिफेस्टेशन बन जाती है। और ये सवाल, तुम अकेले हो ना, ये अब सिर्फ शारीरिक अकेलेपन का सवाल नहीं रहता, ये उस भावनात्मक बोझ के अकेलेपन का सवाल बन जाता है जिसे शायद सिर्फ मयंक ही समझ सकता था। तो ये थी सोनपुर हवेली की वो कहानी जो हमें उस नोटबुक से मिली। एक पत्रकार की जांच, एक रहस्यमयी फोन कॉल, एक पुरानी डायरी और शायद एक रूह की पुकार, जो सब मिलकर एक अधूरे वादे और किसी के अंतहीन इंतजार की कहानी बुनते हैं। बिल्कुल, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कई बार जिन्हें हम अलौकिक या डरावनी घटनाएं समझते हैं, वो असल में गहरी मानवीय भावनाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे किसी का इंतजार करना, गहरा पछतावा होना, वादों का बोझ या रिश्तों का अधूरा रह जाना। यहाँ हॉन्टिंग शायद उतनी रूहानी नहीं है जितनी भावनात्मक है। हवेली और उसके रहस्य उन चीजों का एक शक्तिशाली रूपक बन जाते हैं जिन्हें हम अपने अतीत में पीछे छोड़ाते हैं या जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते, और वो चीजें वो हमें हॉन्ट करती हैं, हमें पुकारती हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सबसे ज्यादा डरावने और स्थायी भूत असल में वो आत्माएं नहीं हैं जो कब्रिस्तानों या वीरान हवेलियों में भटकती हैं, बल्कि हमारे अपने मन में दबे अधूरे काम, हमारे तोड़े हुए वादे, हमारे अनकहे सच होते हैं। ये कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है। कभी कभी ये सवाल, तुम अकेले हो ना, ये सिर्फ किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में नहीं होता, ये उस बोझ के बारे में होता है जिसे शायद हम अकेले ही उठाते हैं और जो कभी कभी अंधेरे में हमें पुकारता है। जैसा कि उस कहानी के अंत में एक नोट लिखा था, अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई दरवाजा अपने आप खुल जाए या कोई धीमी सर्द आवाज आपसे पूछे तुम अकेले हो ना, तो एक पल रुक कर सोचिएगा, शायद वो डर नहीं, शायद वो कोई अधूरा वादा है जो आपको पुकार रहा है।